Continuing in the chapter of respiration in plants, in the third lecture today, we are going to talk about fermentation. हम लोग फर्मेंटेशन की बात स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज जो है लास्ट प्रोडक्ट बनाता है पायरुविक एसिड हमारी ग्लाइकोलिसिस के अंदर, और इस ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक स्टेप आता है जिसके अंदर पागल जो है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसके ऊपर हमारा डीहाइड्रोजनेस एंजाइम एक्ट करके इसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और इस एंजाइम का हमारा को एंजाइम है NAD+, और इस NAD+ की कन्वर्जन हो जाती है NADH के अंदर। अगर तो एरोबिक रेस्पिरेशन का केस होता तो ये NADH जो है हम लोग यूज़ करते और इस NADH को इस्तेमाल करके ले जाते हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहाँ पर इससे मिल जाता हमें 2.5 ATP। लेकिन क्योंकि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का केस अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे फर्मेंटेशन की। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भैया इस पाथवे को, पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड की तरफ या एथेनॉल की तरफ लेकर ही क्यों जा रहे हैं। हम लोग NCERT की बाकी बातों के बारे में डिस्कशन शुरू करें उससे पहले हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग भाई ये काम कर ही क्यों रहे हैं, लैक्टिक एसिड या एथेनॉल बना ही क्यों रहे हैं हम लोग। तो इस चीज़ की तरफ इस चीज़ का लॉजिक समझने के लिए आप इस चीज़ को समझो कि मैंने आपको ये बात बताई कि डीहाइड्रोजनेस एंजाइम का को एंजाइम है NAD+, यानी हमारा ये डीहाइड्रोजनेस एंजाइम NAD+ के बिना काम नहीं कर सकता। तो जब हमारी ग्लाइकोलिसिस हुई है तो उसके अंदर क्या देखा हमने कि NAD+ जो है NADH में कन्वर्ट हो गया। तो भाई जब तक आप इस NAD+ को रिकवर नहीं करवाते हो, रीजनरेट नहीं करवाते हो, तो आपकी ग्लाइकोलिसिस तो रुक जाएगी, क्योंकि NAD+ ख़त्म हो जाएगा आपका। अब इसी की वापस से प्रोडक्शन करवाने के लिए जो है ये सारा काम चल रहा है, ये फर्मेंटेशन का जो काम हो रहा है, इसका एक और पर्पस, भाई लैक्टिक एसिड बनाना, एथेनॉल बनाना, ये तो है ही है, लेकिन इसका एक पर्पस और क्या है कि हम लोग NAD जो है हमारा, इसको वापस से रिकवर करवा लें, इसको जो है रीजनरेट करवा लें। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस हमारा एंजाइम है LDH, जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करवा रहा है, और पायरुविक एसिड के ऊपर हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है वो एथेनॉल बनवा रहा है। ये दोनों के दोनों जो हैं क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, किस चीज़ की, NADH का यूज़ करके हमारा NAD दे रहे हैं। हमें NAD ही तो चाहिए था, इधर भी यही हुआ, NADH का यूज़ हुआ और हमें क्या मिल गया, NAD मिल गया हमें हमारा। इस NAD को हम लोग किसके पास भेज दें, वापस भेज दें हम लोग, भैया तुम अपने वापस उसी रूट पे जाओ जहाँ से तुम उठ के आए थे। अगर ये चीज़ हो पाई तो हमारी ग्लाइकोलिसिस चलती रहेगी, वरना इस एंजाइम में आने की रुकावट की वजह से हमारी ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी। इस चीज़ को रोका ना जा सके, ग्लाइकोलिसिस को रोका ना जाए, इसीलिए हमने फर्मेंटेशन करी कि भाई फर्मेंटेशन के अंदर से हमने NAD जो है वापस रिकवर करके हमारे डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को दे दिया, ताकि ग्लाइकोलिसिस चलती रहे और हमारा एंजाइम ये रुके ना, और हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम है वो रुके ना, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर कोई हॉल्ट ना आए। ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको समझना चाहिए था। ये था MBBS लेवल का कॉन्सेप्ट, लेकिन आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते, आप इसको अगले साल वहाँ जा कर के सिलेक्शन के बाद MBBS में, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया ताकि एक इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी आपको मिल जाए। फिर बात कर रहे हैं हम लोग फर्मेंटेशन की। NCERT क्या कह रही है कि फर्मेंटेशन से बाय यीस्ट। अब यीस्ट के बारे में आपको वापस याद दिलाऊं, यीस्ट क्या है, एक फंगस है। फंगस में भी अब NCERT ने 4 क्लासेस बताई हैं आपको, क्या क्या, एस्कोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब फंगस कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, एंड फंगस बिलोंग करती है हमारी एस्कोमाइसिटीज़ से। इसका एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको याद करवाए हैं एस्कोमाइसिटीज़ के। क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, पीस्ट, एज पर, न्यूरो, मोटर, क्लेविसेप्स। ये क्या है, PE से आया हमारा पेनिसिलिन, और लास्ट का ईस्ट से आया हमारा यीस्ट, यानी पेनिसिलियम और हमारा यीस्ट, ये दोनों हुए किस चीज़ के एग्जाम्पल, हमारे एस्कोमाइसिटीज़ यानी फंगस के। फिर एस्परगिलस नाइगर, न्यूरोस्पोरा,
फिर मॉरल्स, ट्रफल्स और क्लेविसेप्स, ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे एस्कोमाइसिटीज़ के। इसके अंदर पेनिसिलियम जो है हमारा मल्टी सेलुलर है और यीस्ट जो है हमारा यूनिसेलुलर है। मल्टीपल पेन सिंगुलर ईस्ट एज पर न्यूरोमोटर क्लेविसेप्स या पीस्ट एज पर न्यूरोमोटर क्लेविसेप्स, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। मैंने यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियो में भी इसको अपलोड किया था, आप उसको भी वहाँ जा करके देख सकते हो। बहरहाल फर्मेंटेशन के अंदर से बाय यीस्ट क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन का मतलब ही क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की। किन कंडीशंस के अंदर ये है, फर्मेंटेशन का मतलब ही है कि एनारोबिक कंडीशंस के अंदर ये होगा। अब क्या है कि कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, तो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। अब ये देखो कि भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एनसीईआरटी ने आपको जब एथेनॉल के बारे में बताया कि भाई एथेनॉल बना रहा है हमारा यीस्ट, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है कौन, हमारा यीस्ट। यानी जब यीस्ट हमारा फर्मेंटेशन शो कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं लैक्टिक एसिड के अंदर, तो लैक्टिक एसिड का एंजाइम कौन सा है हमारा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो भैया ऐसा क्यों है, ऐसी क्या नाइंसाफ़ी कि एथेनॉल बनाने के लिए आपको 2 एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ रही है और लैक्टिक एसिड बनाने के लिए सिंगल एंजाइम से काम हो जा रहा है। अब इस चीज़ को समझने के लिए ये गौर करो कि भाई ये देखो कि ये पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, इसका नाम क्या है एंजाइम का, डी कार्बोक्सिलेज, यानी कार्बन को रिमूव करने का काम है इसका। और इसका क्या है, हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम है, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे कि आप एक चीज़ याद करो कि जो पायरुविक एसिड था हमारा, पायरुविक एसिड ये किससे बना था, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बना था। ग्लूकोज जो था हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, इससे हमारे 2 पायरुवेट बने थे और ये जो पायरुवेट थे ये हमारे 3 कार्बन कंपाउंड थे। ठीक है, ये याद आया कि पायरुवेट जो था 3 कार्बन कंपाउंड था। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई लैक्टिक एसिड जो है वो भी, लैक्टिक एसिड जो है लैक्टेट, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। और एथेनॉल कितना कार्बन कंपाउंड है, एथेनॉल के नाम में ईथेन आ रहा है तो ऑब्वियसली ये 2 कार्बन कंपाउंड है। एथेनॉल जो है मेरा ये 2 कार्बन कंपाउंड है। अब भाई ये 3 कार्बन कंपाउंड में से 2 कार्बन कंपाउंड बनाना है तो एक कार्बन को रिमूव करना पड़ेगा कि नहीं। अब क्योंकि एक कार्बन को रिमूव करना पड़ेगा इसीलिए हमें ये एक्स्ट्रा एंजाइम देखने को मिल रहा है कि पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। बाकी का डिहाइड्रोजनेज चाहे अल्कोहल का हो चाहे लैक्टेट का हो, ये तो दोनों में कॉमन है। और दोनों के अंदर क्या चीज़ देखने को मिल रही है, पायरुविक एसिड में हमारा NADH जो है NAD में कन्वर्ट हुआ और लैक्टिक एसिड में भी हमारा यही होएगा, NADH जो है NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये NAD हमने रिकवर किया ताकि हमारे इस डिहाइड्रोजनेज के अंदर कोई रुकावट ना आए। ये थी बहरहाल हमारी बात। फिर हम लोग वापस एनसीईआरटी पे स्विच करें तो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि फर्मेंटेशन के अंदर मान लो यीस्ट के अंदर हम लोग बात करें, क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की एनारोबिक कंडीशंस के अंदर। सेट ऑफ रिएक्शंस है जहाँ पर पायरुविक एसिड जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल के अंदर। यीस्ट के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्या प्रोडक्ट देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल। एंजाइम्स जो हैं कौन कौन से हैं, पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेज है और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है। इन एंजाइम्स को कैटलाइज करने, इन रिएक्शंस को कैटलाइज करने वाले ये दोनों एंजाइम्स हैं हमारे। अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बात कर रही है एनसीईआरटी। सम बैक्टीरिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा पायरुविक एसिड से। और बैक्टीरिया के अलावा ये एनिमल सेल्स जैसे कि हमारे मसल सेल्स हो गए, उसके अंदर एक्सरसाइज में भी लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। जब ऑक्सीजन इज़ इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारे केसेस में जब मसल्स के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है एक्सरसाइज के टाइम पे, वहाँ पर ऑक्सीजन की जो है इनएडिक्वेसी हो गई है, कमी पड़ गई है, तो पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में बन जाएगा। और लैक्टिक एसिड में बनने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्रैम्स पड़ने लगते हैं, जो पैरों में दर्द होने लगता है, या मसल्स के अंदर मैं यूँ कहूँ पैरों की जगह मसल्स के अंदर दर्द होने लगता है, कि चाहे बाइसेप्स की मसल हो, कोई भी मसल है, आप उसमें एक्सरसाइज करते रहो, थोड़ी देर बाद दर्द होने लगता है। वो किस वजह से है, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से है, उसको हम लोग क्रैम्स कहते हैं। फिर बात आई क्या, द रेड्यूसिंग एजेंट क्या है इसके अंदर, NADHH+ है, जो कि रीऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+ के अंदर इन बोथ प्रोसेसेस। और इस NAD+ की सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी कि भैया अगर ये नहीं बना तो हमारी ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी, वरना इस डिहाइड्रोजनेज का, क्योंकि ये कोएंजाइम है। बहरहाल हम लोग आगे चले क्या कि इन बोथ लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर
नॉट मच एनर्जी इज़ रिलीज। भाई ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, सीधी सटीक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, याद रखनी है। नॉट मच एनर्जी इज़ रिलीज, कितनी रिलीज़ होती है भैया ये बताओ? तो लेस दैन 7%। ये लेस भी इम्पॉर्टेंट है, 7% भी इम्पॉर्टेंट है कि 7% से कम। लेस दैन 7 है, 7 से ज़्यादा नहीं है और 7 भी नहीं है। लेस दैन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? मतलब आजकल जो एग्जामिनर्स नए नए हुए हैं उसमें इस तरीके से देखने को मिला है कि भाई आपसे पूछ लेंगे कि भाई फर्मेंटेशन के अंदर कितनी एनर्जी मिलेगी, ऑप्शन दे दिया 6 और 7 रख दिया, 8 रख दिया, 11 रख दिया। अब आप 7 टिक्का कर दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्या कह रही है? लेस दैन 7%, तो आंसर हमारा 6 होगा। इस तरीके से ये पूछ लिया कि भाई 5 है, 7 है, 8 है और 11 है, तो भाई 5 आंसर हो जाएगा, बिकॉज लेस दैन 7 होना है। तो इस चीज़ का याद रखना, ध्यान करना थोड़ा सा कि बोथ लैक्टिक एसिड और अल्कोहल के अंदर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। लेस दैन 7% जो है एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि ग्लूकोज में स्टोर्ड है, और लेस दैन 7% का भी सारा का सारा ट्रैप हम लोग नहीं कर पाते एटीपी के अंदर। तो रिलीज़ कितनी होती है? लेस दैन 7, और उसको भी हम लोग स्टोर नहीं कर पाते सारी की सारी को। फिर बात आई क्या? ऑल्सो द प्रोसेसेस आर हैज़ार्डस। ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस हैं, क्या हैं? चाहे लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हो, चाहे एथेनॉल की फर्मेंटेशन हो, ये हैज़ार्डस हैं, क्योंकि चाहे एसिड हो या अल्कोहल, ये दोनों के दोनों हमारे लिए हार्मफुल है। व्हाट इज़ द नेट एटीपी दैट इज़ सिंथेसाइज्ड? भाई ये पूछ रहा है कि नेट एटीपी, तो भैया कुछ नहीं मिल रहा हमें, हमारा NADH जो हमें मिला था वो भी हमारा बेकार हो गया। तो इस तरीके से क्या देखा हमने? कैलकुलेट हाउ मेनी ATP आर सिंथेसाइज्ड एंड डिटेक्ट द नंबर ऑफ ATP यूटिलाइज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो इसमें कोई हमारा नहीं मिल रहा, ग्लाइकोलिसिस में जितना बना था उतना बना बस, कि हमारा नेट जो है वो कितना है? 2, और टोटल कितना है? 4 ATP। यीस्ट, अब एक एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, क्या यीस्ट जो है पॉइजन दमसेल्व्स, खुद को जहर दे लेते हैं मौत तक। ये मर जाएगा कब? व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ द अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। जब 13% के आसपास हमारी कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी तो यीस्ट इससे जो है हमारा मर जाएगा, अपने आप ही मर जाएगा। हैंड सैनिटाइज़र्स हम लोग जो यूज़ करते हैं उसके अंदर भी तो अल्कोहल ही होती है। उस चीज़ से आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि भैया जितनी ज़्यादा अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन होगी तो ये बेचारा मर जाएगा यीस्ट। अब यहीं पे आप एक चीज़ समझ सकते हो कि भाई जब ये 13% पे मर जाएगा तो मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन आपको नेचुरली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल में मिल सकती है वो कितनी होगी? वो 13% होगी। यही चीज़ एनसीईआरटी ने पूछी, वट देन वुड बी दी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड? तो ऑब्वियसली 13%। तो इससे ज़्यादा अगर परसेंटेज आपको चाहिए तो ऑब्वियसली डिस्टिलेशन से करना पड़ेगा। हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन 13% इज ऑब्टेन्ड? तो ये कैसे होगा भैया? डिस्टिलेशन कर लो, आपको मिल जाएगा। फिर बात आई क्या कि वट देन इज द प्रोसेस बाई विच organisms can carry out complete oxidation of glucose और extract कर सकते हैं energy to stored the energy stored to synthesize large number of ATP molecules needed for cellular metabolism। ये चीज़ एनसीईआरटी क्या कह रही है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलेगा? कि भैया ग्लाइकोलिसिस की बात करी वो भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, फिर फर्मेंटेशन की बात करी ये भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होगा? तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा एरोबिक रेस्पिरेशन से। इन यूकैरियोट्स दीज स्टेप्स टेक प्लेस विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे के सारा काम कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा, यूकैरियोट्स के अंदर, और इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आपको काम करवाना है तो आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग कहते हैं इसको, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली इसीलिए एरोबिक कह रहे हैं। और क्या क्या रिलीज़ होएगा इसमें? रिलीज़ होएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि सबस्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट है।
इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को क्या कहाँ देखा जा सकता है कि ये मोस्ट कॉमन है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हम लोग जो हैं इन प्रोसेसेस को नेक्स्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। मैं आपको बस एक हिंट दे दूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर के जाना है इसको, तो और अभी जितनी भी ग्लाइकोलिसिस हुआ है या फर्मेंटेशन हुई है ये साइटोप्लाज्म में हुई है। तो भैया साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक जाने के लिए पहले यहाँ एक रिएक्शन होगा जिसको हम लोग लिंक रिएक्शन बोलेंगे, और फिर उसके बाद हमारी सारी कहानी आएगी माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको हम लोग टीसीए या क्रेब्स साइकिल कहते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फर्मेंटेशन। आई होप आपको इसकी एक क्लियर और डीप अंडरस्टैंडिंग हुई हो। इससे क्वेश्चंस मिस्टेक मत करना, बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में।